हाँ तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को करने वाले हैं जो बार बार आप लोग को तो पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उस टॉपिक को बार बार भूल जाया जाता है। वह है आपदा प्रबंधन। और आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन से, और 2-3 प्रश्न आपके आपदा प्रबंधन से सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो है वो आप लोग को अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है या आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हम लोग एक ही वीडियो में आपदा प्रबंधन के सारे वीवीआई प्रश्न को देखने वाले, जो आपका सेंटअप एग्जाम 2-3 दिनों में स्टार्ट होगा उसके लिए भी, और जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी यह समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग आपदा प्रबंधन के एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर 50-60 प्रश्न करवाऊंगा उसी में से डिट्टो आपके प्रश्न जो है वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में छपा रहेगा। तो हम लोग बिना समय को गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नदियों में बांध आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदी में जो हमारे यहाँ बांध आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि बांध जब नदी में आता है उसका कारण होता है कि जब मानसून के सीजन में बहुत अधिक वर्षा हो जाए। क्या हो जाए? बहुत अधिक वर्षा हो जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वर्षा की अधिकता। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो वैसा क्षेत्र जहां पर जो लगातार भूकंप आते रहता है वहां पर कैसा बनाना चाहिए घर। तो याद रखिए कि वैसे क्षेत्र जहां पर भूकंप लगातार आते हैं वहां पर इस प्रकार का आयतकार घर बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? आयतकार घर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण यही होता है कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आए। समुद्र के अंदर क्या है? भूकंप आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप आना। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपदा प्रबंधन का। कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझे। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। अधिक केंद्र और भूकंप केंद्र ये 2 बार बार सुने हुए शब्द रहते हैं, लेकिन वह कंफ्यूजन के चलते क्या करते हैं कि गलत मार देते हैं आंसर। तो समझिए कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, जैसे कि देखिए ये हमारा पृथ्वी का सतह हुआ, पृथ्वी के सतह के अंदर कहीं पर यहाँ पर भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। तो इसको कहेंगे हम लोग भूकंप केंद्र। क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे। और ये पृथ्वी के सतह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो सबसे पहले आता है उसको हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक केंद्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि किसको होता है? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी बाढ़ आता है तो हमारे यहाँ धान की खेती उस समय होता रहता है, तो फसल को भी नुकसान होता है, पक्षु भी दह जाते हैं और भवन क्या होता है? तो गिर जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। एक एक प्रश्न को ना आप लोग नोट कर और याद करते चले, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि में सुखाड़ कब होता है? तो कृषि में सुखाड़ कब होगा? जब हमारे पास क्या हो? पर्याप्त जल नहीं हो, जिससे सिंचाई न हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि जल के अभाव में। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव जनित आपदा मतलब मानव के कारण आपदा आया हुआ होगा।
तो देखिए कौन सा मानव के कारण, तो सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्या होता है कि जब दो धर्म वाले क्या करते हैं कि आपस में लड़ने लगते, वह सांप्रदायिक दंगे हुआ। आतंकवाद, आतंकवाद जानते हैं कि दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों पर आक्रमण करना, वायलेंस करना, वो होता है। और महामारी कि मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कोई बीमारी जैसे कि कोरोना आया, तो कोरोना क्या महामारी हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है क्या कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद और भूकंप। पूछ रहा है कि इन 8 में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब प्राकृतिक द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो आतंकवाद होता है वह क्या होता है कि पूर्ण इच्छा से दूसरों के खिलाफ हिंसा करना ही क्या होता है, आतंकवाद होता है। और आतंकवाद करता कौन है, मनुष्य, यानी कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 9 नंबर प्रश्न कि भूकंप निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो सिंपल सा है, 9 यहाँ पर तो प्रश्न खुद ही कह रहा है कि भूकंप कौन सा है, तो यह भूकंप ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया है, कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का कौन सा भाग है? तो अगर आप लोग को बिहार का मानचित्र अगर आप लोग जानते हुएगा तो कुछ इस प्रकार का हमारा बिहार का क्या है कि मानचित्र बनता है। तो यहाँ से गंगा नदी गुजरता है और इसमें बिहार का कौन सा, तो याद रखिए कि जो ये वाला बिहार का हिस्सा है, यही बिहार का हिस्सा क्या होता है कि सबसे ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित होता है। और ये कौन है, तो ये उत्तर में है। कहाँ पर है, उत्तर में, यानी कि उत्तरी बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये प्रश्न आप लोग कितना भी लगा सकते हैं ना उतना कम है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी और साथ ही साथ आप लोग को एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। तो बिहार का शोक नदी याद रखिए किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी नदी के। और किस कारण कहते हैं, तो यह भी याद रखिए कि अपनी दिशा बदलने के कारण। किसके कारण, दिशा बदलने के कारण कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने इस प्रकार से है कि बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है, तो ये तो बच्चे वाला प्रश्न है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जब वर्षा क्या हो जाए, बहुत ज्यादा अधिक हो जाए या जल स्तर बढ़ जाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने इस प्रकार से पूछा है क्या कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा भी किस प्रकार की है, तो यह भी प्राकृतिक कारण है, क्योंकि जिस वर्ष या जिस समय वर्षा नहीं होगा वहां पर क्या पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। प्रश्न नंबर 14 जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखा का स्थिति किस प्रकार आता है? तो हम सभी जानते हैं कि सूखा का स्थिति धीरे धीरे आता है। क्यों, क्योंकि जब मान लीजिए कि पहले महीने वर्षा नहीं हुआ तो थोड़ा भूमि क्या हुआ, सूख गया। फिर 2 महीने 3 महीने लगातार अगर वर्षा नहीं होगा तो भूमि क्या हो जाता है, सूख जाता है, यानी कि सूखे की स्थिति आ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने इस प्रकार से पूछ रहा है, कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? अब देखिए सुनामी किस स्थान पर, कितना बच्चों वाला प्रश्न है, क्योंकि जब आप बिगिनर्स लर्न पर पढ़ते हैं ना तो आपको ऐसे कंसेप्ट समझ में आता है ना कि प्रश्न को देखते ही आप कहते हैं कि वाह ये तो हम पढ़े हुए हैं। तो सुनामी कहाँ आता है, तो बताया कि समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। तो कहाँ आएगा, तो यह समुद्र के अंदर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मान लीजिए कि आपके घर या कहीं आसपास किसी को आग के कारण जो है शरीर का कोई भी अंग जैसे कि हाथ, मुंह, कुछ भी चीज जल जा रहा है, तो उस समय प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा कि प्राथमिक उपचार जो वहां करना चाहिए कि ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है कि समान संचार व्यवस्था को बाधित करने का मुख्य कारण है। तो संचार व्यवस्था क्या होता है
कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों से बात करना। मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो ये क्या है, संचार व्यवस्था है। तो इसको बाधित होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो मुख्य कारण आप जानते हैं कि जब बांध के कारण या वर्षा के कारण या तूफान के कारण जो केबल जो होता है वह केबल टूट जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि जो मोबाइल से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वही तो है, क्योंकि इसे बच्चे बूढ़े सभी लोग उपयोग करते हैं मोबाइल देखने, कोई भी वीडियो देखने के लिए या फोन पर बात करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइल। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए कौन जिम्मेदार कारक है, क्या वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी क्रिया है। तो कौन सा होगा, जब वर्षा कम होगा तो उससे क्या होगा कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा 19 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्षा की कमी। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ये तो बच्चों वाला फिर से प्रश्न पूछ लिया है। आप अपने गांव में किसी बच्चा से पूछिए कि बाढ़ आएगा तो तुम कहाँ जाओगे बउआ, सड़क पर रहोगे या बाढ़ जो ऊंचा स्थान है वहां पर जाओगे। तो सभी कहेगा क्या कि जहां ऊंचा स्थान है, जहां पर पानी न पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है इस प्रकार से कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या हो सकता है, तो आप लोग जानते हैं कि उसका तरीका ये हो सकता है कि जब भी बारिश होगा तो बारिश के पानी को हम लोग क्या कर लेंगे कि संग्रह कर लेंगे, ताकि जब वर्षा ना हो तो उस पानी का हम लोग क्या कर ले, उपयोग कर ले। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कि वर्षा जल को संग्रह करना। और एक एक प्रश्न को समझते और याद करते चलिएगा, क्योंकि ये डिट्टो प्रश्न जो है ना, इसी प्रकार का प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने इस प्रकार से है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो सुनामी तो जान चुके हैं कि समुद्र के अंदर आया हुआ भूकंप सुनामी कहलाता है। और 2004 में कहाँ आया था, तो याद रखिएगा कि जो अपना कलकत्ता है पश्चिम बंगाल, तो उसके बगल में है ना बंगाल की खाड़ी, वहीं पर आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने इस प्रकार से है कि भूकंप की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जब भी भूकंप पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि 3 तरंगे होते हैं भूकंप के, एक तो होते हैं पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे और तीसरा एल तरंगे होते हैं। 3 तरंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह पर आता है वो आता है पी तरंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंगे। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है। अब इन चारों ऑप्शन को देखना है और हमें बताना है कि कौन सा तरीका जो है वह सही नहीं है। पहला है कि भूकंप के पूर्वानुमान गंभीरता से लेना चाहिए। मान लीजिए कि पहले से ही सरकार कह दी आपको कि भूकंप आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से सचेत हो जाएंगे। तो ये तो सही है। कह रहा है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, हमें ऐसो घर का निर्माण करना चाहिए जहां भूकंप का क्या हो, प्रभाव कम पड़े। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, मतलब जो एनजीओ होता है, एनजीओ से क्या करना कि राहत कार्य करना। और चौथा कर रहा है भगवान भरोसे बैठना। तो भगवान भरोसे अगर हम बैठेंगे और भूकंप आएगा तो हम तो मर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भगवान भरोसे बैठे रहना। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है क्या
कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है। तो जब भी भूकंप आता है, सुनामी आता है या भूस्खलन होता है तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी, बड़े बड़े बिल्डिंग, इसके अंदर मनुष्य या जानवर सब क्या हो जाते हैं कि दब जाते हैं। तो उनका पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? तो याद रखिए कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। किसका होता है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने इस प्रकार से है कि महासागर के तल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महासागर के तल मतलब क्या है कि जो समुद्र हुआ उस पर, तो उसको क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है कि भूकंप भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप को जन्म होता है वह क्या कहलाता है? तो पहले या दूसरे प्रश्न में ही बताया था कि सतह के नीचे जो रहता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र, और सतह के ऊपर जो रहता है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। तो कहा है कि भूकंप का जन्म जहाँ नीचे स्थल में, तो स्थल वाला होता है भूकंप केंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने इस प्रकार से है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो वहां पर मकान जो होता है, भूस्खलन मतलब जहां पर मिट्टी का क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिरते हैं, तो वहां पर क्या है, वह अनुचित है, क्योंकि ढलान पर रहेगा तो जब मिट्टी गिरेगा तो उस घर को भी क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित है। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने इस प्रकार से है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए। बताओ, अगर कहाँ पर सुनामी आता है तो वहां पर क्या हमें मकान का निर्माण करना चाहिए? तो ये तो बच्चा भी बताएगा कि नहीं, हमें समुद्र के किनारे नहीं करना चाहिए, लेकिन समुद्र से दूरी पर करना चाहिए और ऊंचाई पर भी, ताकि पानी बढ़े भी तो क्या हो कि घर या मकान में न आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तट से दूरी, ऊंचाई पर। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने इस प्रकार से है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिकता तो मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित है, महामारी भी मानव जनित है। तो यहाँ पर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी तीनों क्या है, मानव जनित है। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है कि बिहार किस भूकंप जोन में आता है? बिहार कौन सा भूकंप जोन में आता है? तो आप लोग जानते हैं कि भूकंप का भी जोन बनाया गया है कि 1 में जो रहेगा वहाँ ज़्यादा आएगा, 2 में जो रहेगा उसमें थोड़ा कम आएगा, 3 में रहेगा उसमें और थोड़ा कम, 4 में बहुत कम, और 5 में तो साफ न के बराबर ही आएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि बिहार को तीसरे में रखा गया। कहाँ पर रखा गया है? तीसरे जोन में। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने इस प्रकार से है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जब मान लीजिए कि आपके गांव में कहीं पर आग लग गया किसी भी मकान में, तो उस समय आप क्या करिएगा? तो सिंपल सा तरीका है कि जब भी आग लगेगा तो जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, यानी कि अग्निशामक यंत्र वाले, उसको क्या करेंगे कि हम लोग बुलाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने इस प्रकार से है कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह किस लिए होता है? तो रिमोट सेंसिंग जो होता है वो उसका उपयोग क्यों होता है? तो उसका उपयोग होता है कि संसाधनों की खोज करने के लिए होता है, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर जो है क्या पेट्रोल है कि नहीं, ये कोयला है कि नहीं, उसका पता करने के लिए करते हैं। और एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा किंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई पहाड़ पर राज्य है तो वहाँ पर खतरा क्या है कि वहाँ पर खतरा है कि भूस्खलन या हिमस्खलन, मतलब पहाड़ जो है वह गिरे या जो बर्फ है वह गिरे। लेकिन बिहार में तो पहाड़ क्या है, कम है। यहाँ पर आप पश्चिम चंपारण में थोड़ा कैमूर और रोहतास की तरफ है, बाकी तो पहाड़ है नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भूस्खलन और हिमस्खलन से। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने इस प्रकार से है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख
घटक कौन है? तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है कि स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायती राज जो भी हो गया वो सब, स्वयंसेवी संगठन मतलब जो खुद से काम करते एनजीओ, और गांव और मोहल्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का समान है? प्राथमिक उपचार मतलब कोई भी चीज हुआ तो उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? क्या लाइफ जैकेट, रस्सी, सीढ़ी या बैंडेज एवं टेप होना चाहिए? तो सिंपल है, मान लीजिए कि किसी को अगर चोट लग गया या कहीं पर दुर्घटना हो गया तो सबसे पहले हमें वहां पर बैंडेज और टेप चाहिए ना, जिससे व्यक्ति को खून को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए वहां पर बैंडेज और टेप कर सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? अब देखिए 2011 में पूछ रहा है, तो ये ऐसे प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 2011 का तो अब 2024-25 में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 मार्च को आया था। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने इस प्रकार से है कि आपदा प्रबंधन किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन किस स्तर पर किया जाता है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, या इनमें से सभी? तो कहीं पर भी आपदा आएगा तो क्या है कि वहाँ केंद्र सरकार भी करेगा, राज्य सरकार, और जो वहाँ का जिला है वह भी करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है। तो बताओ, जहां पर भूस्खलन मतलब जहां पर मिट्टी, पहाड़, ढलान, वहां से भूस्खलन होता है, क्या वहां पर मकान जो है वो बनाना एक सुरक्षित है? तो आपको कहिए कि नहीं, क्योंकि अगर वहां पर मकान बनाएंगे तो क्या है कि बार बार भूस्खलन या हिमस्खलन के कारण घर का क्या होगा, नाश होगा। तो इसका राइट आंसर है कि यह असुरक्षित है। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन का क्या कर रहा है? कर रहा है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? प्रखंड स्तर मतलब कि जो ब्लॉक आप लोग के यहाँ होगा, तो ब्लॉक स्तर पर मान लीजिए कि अगर कोई भी आपदा प्रबंधन आता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा कि उसके लिए पंचायत समिति होता है। कौन होता है? पंचायत समिति। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है कि 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया था? तो आप लोग को पढ़े है कि 2004 में क्या आया था कि बंगाल की खाड़ी में जो आया था वह सुनामी आया था, जिसके कारण याद रखिएगा कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है ना वह गायब हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने है कि समुद्र तल में होने वाले प्राकृतिक हलचल किससे पता लगाया जाता है? तो आप लोग पढ़ते हैं कि भूकंप, जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर जाते हैं कि भूकंप का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो भूकंप मीटर का। किसका उपयोग करते हैं? भूकंप मीटर का। और समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो किसका उपयोग करते हैं? सुनामी मीटर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी मीटर। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है क्या? 44 की ओर बढ़ते हैं। तो 44 यहाँ देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि है। तो हमारे यहाँ चक्रवात कब आता है? क्या दिसंबर और जनवरी के समय में आता है, या मार्च अप्रैल में, या अक्टूबर नवंबर में, या इनमें से सभी में? तो भारत में चक्रवात बेसिकली आता कब है? तो चक्रवात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या है कि अक्टूबर नवंबर में आता है। कब आता है? अक्टूबर नवंबर में। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने इस प्रकार से है कि सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? मतलब जो भी हमारे भारत का या बिहार का सूखा आयोग है उसके अनुसार अब हमारे भारत में जो कितना प्रतिशत भूमि जो है ना वहाँ पर हर एक साल जो है वह सूखा आता ही आता है। तो कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए कि 16%। कितना प्रतिशत है? 16% है। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है कि देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य
कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो आता है आपदा वह कौन से राज्य में आता है? क्या पंजाब में आता है, या बिहार में आता है, या केरल में आता है, या झारखंड में आता है? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा आता है? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में जो उत्तरी बिहार है वहाँ पर क्या है कि हर एक साल बाढ़ आता है, और बाढ़ नहीं आएगा तो क्या आता है? सुखाड़ आता है, यानी कि कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आते ही रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बिहार में। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने इस प्रकार से है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न होती है। वैसा क्षेत्र जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो सिंपल है, अगर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगा तो वहां कैसी स्थिति हो जाएगी? सुखाड़ की स्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने दिया हुआ है कि कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसमें क्या न हो? क्या सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो, या आम लोगों की सहभागिता न हो? तो सिंपल है, जब तक सेना नहीं रहेगा, सरकार नहीं रहेगा और आम लोग नहीं रहेगा, कोई भी प्रबंधन सफल हो पाएगा? तो आप लोग कहिए कि नहीं हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 49 आपके सामने इस प्रकार से है कि भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं? तो वह कौन सा भाग है जहां पर सुनामी के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है? तो सिंपल है, वह भाग जहां पर क्या हो? समुंदर हो। और समुंदर भारत का आप लोग जानते हैं कि ये समुंदर आप लोग जानते हैं भारत का कहां पर है? इस प्रकार ये वाला तटीय भागों में। कहां पर है? तटीय भागों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो कौन से वर्ष में सबसे विनाशकारी आया था? तो याद रखिए कि 1934 में। कब आया था? 1934 में। प्रश्न नंबर 51 आपके सामने है कि भारत में किस वर्ष अत्यंतकारी विनाशकारी भूकंप आया था? फिर देखिए, तो एक तो आ गया 1934 में। कब आ गया? 1934 में। और फिर कब आया था? तो 1999 में। कब आया था? 1999 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने है कि इंडियन प्लेट खिसकने की दर है। तो जो इंडियन प्लेट है जिसके कारण भूकंप आता है उसके खिसकने की दर कितना है? तो याद रखिएगा, इंडियन प्लेट ही है जिसके कारण हिमालय की आप लोग जानते हैं कि ऊंचाई क्या है? लगातार बढ़ रहा है। और यह प्रति जो है इसका दर वह 3 से 5 सेंटीमीटर वर्ष है। मतलब एक साल में जो है ना यह 3 या 5 सेंटीमीटर घसक रहा है। प्रश्न नंबर 53 आपके सामने है कि एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स का विस्तारित रूप क्या होगा? तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग देखते हुएगा कि कहीं पर चक्रवात आया, तूफान आया, भूकंप आया तो वहां पर लाल लाल कपड़ा पहनकर कुछ लोग रहते हैं, वही एनडीआरएफ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो 54 नंबर है प्रश्न क्या कि 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था? तो 2001 में भूकंप कौन से क्षेत्र में आया था? तो यह आया था भुज में। कहां पर आया था? भुज में। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने है कि भूकंप एवं सुनामी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? क्या रिक्टर स्केल, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या तरंग द्वारा? तो किसके द्वारा नापा जाता है? तो बैरोमीटर से हम लोग जानते हैं कि यह होता है क्या कि वायु दाब को नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। तो बचा कौन? रिक्टर स्केल। तो याद रखिएगा कि रिक्टर स्केल की सहायता से नापा जाता है। प्रश्न नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? तो सूखे के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है? तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसका होमवर्क तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 57 आपके सामने है 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो 1957 में जो भयंकर चक्रवात आया था 1999 में, वह कहाँ आया था? तो याद रखिए कि उड़ीसा में आया था। कहाँ पर आया था? उड़ीसा में आया था। और प्रश्न नंबर 58 और आपके आपदा प्रबंधन का अंतिम नंबर प्रश्न है। और
क्या कर रहा है 58 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक है, तो ये भी बताया है। तो स्थानीय संगठन, स्वयंसेवी संगठन, संगीतकार या स्थानीय लोग, कौन सा नहीं है, तो ये आप लोग क्या करिएगा कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 1 से लेकर 58 तक के प्रश्न अगर आप सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं तो जो भी आपके एग्जाम में आएगा ना आपदा प्रबंधन, वह 1 से 58 प्रश्नों के बीच में ही आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी का सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए इसी प्रकार से तैयारी कराया जा रहा है।